जय हिंद दोस्तों, मैं में हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपको कक्षा 10 का बोर्ड का मैथ्स का पेपर हल कराऊंगा। दोस्तों ये पेपर 6 मार्च 2024 को हुआ था। चलिए दोस्तों इस पेपर को हम हल करेंगे कंप्लीट वे में, यानी दोस्तों मैं इसका पूरा सॉल्यूशन आपको कराऊंगा। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या हमारे पास निम्नलिखित में से अपरिमेय संख्या है। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। दोस्तों हम अपरिमेय संख्या उन्हें कहते हैं जिन्हें हम p/q के रूप में नहीं लिख सके, उन्हें हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। दोस्तों देखो रूट 16 का किसका वर्ग होता है दोस्तों? 4 का, यानी अनरूट 16 की वैल्यू क्या होती है? 4 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं और इसे भी p/q के रूप में लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, यानी इन सभी को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन रूट 5 एक ऐसी वैल्यू है ना दोस्तों जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, यानी रूट 5 को हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। दोस्तों पहले का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? सेकेंड, यानी रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों 16/5.75 और अनरूट 16 ये क्या है? हमारी परिमेय संख्या है। आया समझे दोस्तों? अब चलिए दोस्तों सेकंड पार्ट में करते हैं इसका। दोस्तों प्रश्न पहले का ख पार्ट क्या है? यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। दोस्तों हमने अल्फा प्लस बीटा का मान निकालना है। दोस्तों ये होता है शून्यकों का योग। शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? -b/a होता है। डायरेक्ट ही हो जाएगा पहला, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये हो जाएगा। अब देखो दोस्तों क्या कह रहा है हमसे, गौ पार्ट गौ समांतर श्रेणी 10 7 4 का 5वां पद होगा। दोस्तों हमने 5वां पद निकालना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमको दे रखा है एपी दे रखी 10 7 4 का हमने 5वां पद निकालना है। यानी 5वां पद क्या होगा? देखो दोस्तों आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। 5वां पद यानी A5 का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? हमारा a + 4d। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा A5 का फॉर्मूला, ये आपको पता होना चाहिए। एपी हमको दे रखी क्या दोस्तों? एपी दे रखी 10 7 और 4, ये एपी हमारी। अब A1 कितना है? A1 या A कितना है? 10 है। और दोस्तों A1 क्या है हमारा? 10। और D कैसे निकलता है? यानी इसका सार्वभौमिक का फॉर्मूला क्या होता है? A2 - A1। A1 कितना है? 10, सॉरी A2, ये इसको कहते हैं दोस्तों हम A1, ये हो जाएगा A2। A2 कितना है? 7 और A1 कितना है? 10। देखो दोस्तों 7 - 10 क्या होता है दोस्तों? -3 होता है। दोस्तों हमारा D कितना निकल गया? -3। और A1 10 है। A1 को हम क्या कहते हैं? A भी बोलते हैं। A और A1 बात एक ही होती है। अब देखो दोस्तों अब हमको क्या निकालना? 5वां पद होगा, यानी A5 की वैल्यू निकालनी। सिंस A5 का फॉर्मूला क्या होता है हमारा? A + 4d होता है। तो देखो दोस्तों इसमें A का मान कितना है? A कहाँ गए? A और A1 एक ही होता है 10। 10 + 4 × D, D कितना है? -3। ठीक है दोस्तों, अब देखो ये हो जाएगा 10 + 4 × 12, यानी कितना आ गया? -12। अब ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा 12। 10 में से 12 घटा के आता है दोस्तों? -2 आता है। यानी A5 कितना निकल गया हमारा? A5 की वैल्यू -2। दोस्तों -2 है ऑप्शन में यहाँ। हाँ, यानी ये हो जाएगा दोस्तों हमारा सही। ठीक है दोस्तों, अब देखो नेक्स्ट करते हैं घ। यदि sin थीटा बराबर cos थीटा हो तो थीटा का मान होगा। दोस्तों यहाँ क्या कह रहे हैं ना हमसे, थीटा sin थीटा और sin थीटा बराबर cos थीटा है तो थीटा का मान कब बराबर होगा? यानी थीटा का मान बराबर कब होता है दोस्तों? देखो दोस्तों यानी साइन और कॉस में, यानी साइन और कॉस में थीटा कहाँ बराबर होता है? यानी साइन और कॉस में थीटा कहाँ बराबर होता है? देखो दोस्तों साइन 45 का मान कितना होता है दोस्तों? यानी 45 डिग्री में दोनों बराबर होते हैं। यानी साइन 45 का मान कितना होता है? 1/√2 और कॉस 45 का मान क्या होता है? 1/√2। यानी साइन 45 का मान 1/√2 होता है और कॉस 45 का मान 1/2 होता है। यानी थीटा बराबर कहाँ होता है दोस्तों? 45 डिग्री में थीटा बराबर होता है साइन और कॉस की वैल्यू। दोस्तों क्या हो जाएगा हमारा? थर्ड पार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हम नेक्स्ट पार्ट में चलते हैं। आऊँगा एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु के निर्देशांक है, यानी एक्स अक्ष में बिंदु के निर्देशांक क्या आते हैं? वाई हमेशा 0 होता है। तो वाई देखो 0, ये यानी पहला पार्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या होते हैं? हमेशा वाई हमेशा 0 होता है। ठीक हो गया। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट में, यदि द्विघात समीकरण x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको बताता हूँ।
दोस्तों हमें दे रखा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। हमने के का मान निकालना है। दोस्तों इसमें एक कंडीशन उसने दे रखी है, क्या है वो, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0 के मूल समान हो। दोस्तों द्विघात समीकरण में मूल कब समान होते हैं दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। सिंस द्विघात समीकरण में मूल समान या बराबर होंगे। दोस्तों कब होते हैं मूल समान या बराबर, जब हमारी बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू किसके बराबर हो, 0 के बराबर। या आप बोल सकते हो इसको हम डी बोलते हैं, डी क्या होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए। चलिए दोस्तों हल करते हैं। अब देखो दोस्तों हमारे पास द्विघात समीकरण क्या है, सिंस द्विघात समीकरण हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस के बराबर 0। देखो दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर गुणांक क्या है 1। दोस्तों ये 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा a होता है। ये x का गुणांक क्या है, ये -6, ये दोस्तों हमारा क्या होता है, b होता है। और ये कांस्टेंट क्या होता है, हमारा c होता है। चलिए दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज करते हैं हम। बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारी -6, यानी -6 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणा a क्या है दोस्तों 1 है, और c क्या है दोस्तों k बराबर 0। ठीक है, माइनस का वर्ग क्या होता है प्लस, 6 का वर्ग क्या होता है 36, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखो दोस्तों 4 गुणा 1 4 कम 4, 4 गुणा के 4 के, यानी 4 की हो जाएगा बराबर 0। अब 36 ये -4 की इक्वल किस साइड आएगा, तो क्या होगा +4 के हो जाएगा। तो ये क्या होगा, ये गुणा में है 4, तो यहाँ की बट्टी होगा, यानी 36/4 बराबर क्या हो जाएगा की, क्योंकि 4 9 36, की का मान क्या आ गया हमारा 9 आ गया। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखो दोस्तों ऑप्शन में 9 है, हाँ दोस्तों ये हमारा 9 सही हो गया। चलिए दोस्तों अब इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। क्या बोला दोस्तों क्वेश्चन 6, यदि त्रिभुज एबीसी में बीसी बराबर 6 सेंटीमीटर है तो AB और AC के मध्य बिंदु को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई होगी। दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमारे पास एक त्रिभुज एबीसी है और उसके मध्य बिंदु यानी AB का मध्य बिंदु E है और AC का मध्य बिंदु D है। इन दोनों को जब मिलाएंगे दोस्तों इसकी लंबाई हमने ज्ञात करनी है। इसकी लंबाई क्या होगी दोस्तों, हमको BC की लंबाई क्या दे रही है 6 सेंटीमीटर। दोस्तों BC की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तो AC की सिंस BC की लंबाई क्या है, सिंस BC की लंबाई हमारी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ED की लंबाई क्या होगी दोस्तों, ED की लंबाई हमने निकालनी है। दोस्तों ED की लंबाई ED की लंबाई BC की लंबाई से आधी होती है, यानी क्या होता है हमारा ED बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, ED बराबर हो जाएगा हमारा BC/2, यानी BC की लंबाई 6/2 क्या आ गया 2 3 6, यानी 3 सेंटीमीटर आ गया। देखो दोस्तों इसमें कोई आंसर है 3 सेंटीमीटर वाला, ये दोस्तों ये हो जाएगा सेकंड, ये 6 का सेकंड हमारा आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में। क्या बोला, जो यदि किन्हीं दी हुई आंकड़ों के लिए माध्य और माध्यिका क्रमशः 12 व 15 है तो उनका बहुलक होगा। दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमारे पास माध्यिका यानी माध्यक दे रखा है 12, सॉरी दोस्तों हमारे पास माध्य दे रखा है 12 और माध्यिका दे रखी है 15, तो हमने बहुलक निकालना है। दोस्तों हमारे पास एक फॉर्मूला होता है 3 माध्यक बराबर बहुलक प्लस 2 माध्य। दोस्तों इस फॉर्मूले से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हाँ 3 गुणा माध्य क्या दे रखा दोस्तों, माध्य, ये माध्य दे रखा हमको 12 और माध्यिका दे रखी 15, यानी माध्यक दे रखा 15 बराबर हमने बहुलक निकालना है। बहुलक को वैसे लिख दो प्लस 2 गुणा माध्य, माध्य क्या दे रखा दोस्तों हमको 12, ये हो जाएगा 12। अब दोस्तों हमने इसको हल करना है। देखो दोस्तों कैसे हल करेंगे, कुछ तो अपनी ईजी। हाँ 15 30 15 45 यानी 45 भी आ गया बराबर बहुलक, बहुलक को वैसे लिख दिया प्लस 12 24 ही हो गया। अब 45 वैसे लिखा, ये 24 इक्वल की साइड आएगा तो -24 जाएगा बराबर बहुलक, बहुलक। अब देखो दोस्तों 45 में 24 घटाए, 5 में 4 घटाए 1 और 4 में से 2 घटाए 2, यानी बहुलक क्या आ गया हमारा 21। दोस्तों ये कहीं आंसर आया देखो ऑप्शन में 21, हाँ है दोस्तों, ये हो गया हमारा ये। चलिए दोस्तों अब हम करते हैं प्रश्न दूसरा। क्या है दोस्तों प्रश्न हमारे पास, पूर्णांकों 26 और 91 का अभाज्य गुणनखंडी विधि द्वारा एचसीएफ ज्ञात कीजिए। यानी हमने एचसीएफ निकालना है।
चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमने 26 और 91 का एचसीएम निकालना है। दोस्तों किस विधि से हमने निकालना है दोस्तों? अभाज्य गुणनखंडी विधि से। यानी दोस्तों हमने अभाज्य गुणनखंडी विधि से 26 और 91 का हमने एचसीएम निकालना है। दोस्तों अभाज्य गुणनखंडी का ऑर्डर क्या होता है हमारा एचसीएम निकालने का? कोई भी फैक्टर निकालने का दोस्तों 2 3 5 7 11 होता है दोस्तों। ये ऑर्डर होता है हमारा अभाज्य गुणनखंडी निकालने का। ठीक है दोस्तों, पहले 26 में क्या है 6 है लास्ट में, तो किससे करेंगे 2 से। 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी 13 दूनी 26। 13 में किससे जाता नहीं जाता, यानी 13 में खुद 13 का जाता है। यानी दोस्तों हमारे 26 के अभाज्य गुणनखंड के आगे हमारे 2 गुणा 13 आ गया। ठीक हो गया। अब निकालते 91 के। 91 2 का जाता नहीं जाता है, 3 का नहीं, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का नहीं जा रहा है, और 5 का भी नहीं जा रहा है, तो 7 का जाएगा। कितनी बार जाएगा 13 7, यानी 7। 13 7 91, 13 में 13 का जाएगा, 13 कम 13, यानी और हमारा 91 का अभाज्य गुणनखंड के आगे फैक्टर 7 गुणा 13। अब दोस्तों हमने एचसीएम निकालना है। हमने क्या निकालना है दोस्तों? एचसीएम निकालना है। एचसीएफ किसका निकाला? 26 और 91। देखो दोस्तों एचसीएफ होता क्या है दोस्तों? दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारा दोस्तों? 13 आ रहा है। जो चीज दोनों में कॉमन हो वही हमारा एचसीएफ होता है, यानी 13 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों आप इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों प्रश्न हमारे पास है, समांतर श्रेणी 21 18 15 डॉट डॉट का कौन सा पद शून्य है? हमने दोस्तों कौन सा पद शून्य यानी एन निकालना हमने। ठीक है दोस्तों, एन हमको ये किसकी वैल्यू, एन की वैल्यू दे रखी है हमको 0, और हमने एन फाइंड आउट करना है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमारे पास एपी है समांतर श्रेणी की, 21 18 15 का कौन सा पद शून्य है, ये निकालना दोस्तों। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। यानी हमको दे क्या दे रखा है, यानी A1 प्रथम पद क्या है दोस्तों हमारा 21 है, और डी हमको चाहिए, डी यानी सार्वंतर क्या हमारा A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 होता है। A1 ये हो गया और A2 ये हो गया, यानी 18 ये हो जाएगा। A2 की वैल्यू क्या है दोस्तों 18, माइनस A1 की वैल्यू 21, 18 में से 21 कितना आता है, 18 2 20 3, यानी -3 आ गया डी। और हमको क्या दे रखा है, और दे रखा है दोस्तों हमको कौन सा पद एन है, एन की वैल्यू हमको क्या दे रखी है 0 दे रखी है। तो हमने कौन सा पद यानी एन पद हमने निकाला है, यानी एन की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर दी। चलिए दोस्तों सीधे फॉर्मूले से चलते हैं। सिंस एन इक्वल टू क्या होता है हमारा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन कितना दे रखा है हमको 0 दे रखा है, एन 0 दे रखा है, और ए कितना है, ए या A1 एक ही बात होती है 21 है, प्लस एन माइनस 1, एन की वैल्यू हमने निकाली, और डी कितना है दोस्तों हमारा -3, यानी सारा अंतर -3 दे रखा है। तो 0 इक्वल टू क्या हो जाएगा 21 प्लस, अब देखो दोस्तों -3 इंटू एन क्या होगा -3n हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, 3 एकम 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो दोस्तों, और ये 0 इक्वल टू हो जाएगा, हाँ 21 प्लस माइनस माइनस 3n प्लस 3, 0 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों 21 में 3 जोड़े क्या होता है 24 -3n। अब देखो दोस्तों 24 इक्वल किस साइड आएगा तो क्या होगा -24 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा -3n। माइनस से माइनस कट गया तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों 24, ये गुणा 3 है तो बट्टी आगे यहाँ की क्या होगा बट्टा 3 हो जाएगा इक्वल टू n। तो क्या 3 8 24, तो n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी 8। यानी दोस्तों कौन सा पद 0 होगा, यानी 8वां पद क्या होगा हमारा 0 होगा। Therefore EP का 8वां पद शून्य होगा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों हमारे पास, एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 है। दोस्तों एक बार और पढ़ते हैं क्वेश्चन को, कह रहे हैं प्रश्न चौथा कह रहा है एक द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके मूल 5 और -2 है। दोस्तों आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो द्विघात बहुपद के शून्य होते हैं ना, और द्विघात समीकरण के मूल आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। सिंस हमें पता होना चाहिए, सिंस द्विघात बहुपद की शून्यक क्या होते हैं दोस्तों अल्फा कॉमा बीटा, एवं द्विघात समीकरण के द्विघात
द्विघात समीकरण के मूल, जो दोस्तों x की दो वैल्यू निकलती है, x की एक और दो वैल्यू निकलती है, आपस में क्या होते हैं, में बराबर होते हैं। दोस्तों ये वाला कॉन्सेप्ट हमारा इस क्वेश्चन में लगेगा, ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से बनता है। होता क्या है ना दोस्तों, द्विघात बहुपद होती है ना, उसके जो शून्यक अल्फा और बीटा होते हैं, और द्विघात समीकरण के मूल जो हमारे x की जो वैल्यू निकलती है ना, वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमारा एक कॉन्सेप्ट है जो चैप्टर चौथा यानी द्विघात समीकरण में दे रखा है, ये सारांश में दे रखा है। हाँ देखो दोस्तों, अब हमको क्या दे रखा है, मूल, यानी अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है, दिया है। अल्फा की वैल्यू क्या दे रखी है दोस्तों हमको 5, एवं बीटा की वैल्यू क्या दे रखी है हमको -2। तो हमने द्विघात समीकरण ज्ञात कर दिया। दोस्तों द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होता है हमारा, सिंस द्विघात समीकरण कैसे निकालते हैं दोस्तों, समीकरण कैसे निकालते हैं दोस्तों, बराबर k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। दोस्तों इस सूत्र से निकालते हैं दोस्तों, की वैसे लेंगे एक्स स्क्वायर हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना दे देगा हमको 5 और बीटा कितना है -2, यानी प्लस -2। इसको अलग ब्रैकेट कल्टीवेट करते हैं, ये हो जाएगा, और इंटू एक्स, इसको ऐसे करते हैं, दोबारा करते हैं, ठीक है, कि इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा की वैल्यू क्या दे रही है हमको 5 प्लस बीटा, बीटा क्या दे रही है हमको प्लस, बीटा क्या है दोस्तों हमारा -2, इसको -2 ऐसे कर दो, इसको कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं, ये मतलब कोष्टक, इंटू क्या है एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा कितना दे देगा 5 इंटू बीटा दे देगा हमको -2। अब इसको हल करते हैं, ये द्विघात समीकरण हमारी बराबर के एक्स स्क्वायर, 5 में से 2 घटा के क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 5 में से 2 घटा के क्या आता है दोस्तों हमारा 3 इंटू एक्स 3x यानी -3x हो जाएगा, 5 दूनी 10 यानी -10 गुना, सॉरी ये हो जाएगा दोस्तों क्या हमारा प्लस -10 हो जाएगा, ऐसा कर लेते हैं, के ब्रैकेट शुरू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस प्लस माइनस माइनस 10 हो जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या है, एक्स को हटाना है, एक्स कैसे हटाएंगे दोस्तों, जब हम के की वैल्यू क्या रखेंगे, के क्या होता है दोस्तों, यहाँ क्या होता है, एक कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट की जगह हम कुछ भी रख सकते हैं, माना के बराबर क्या 1 रखने पर, तो वो क्या हो जाएगा, के की वैल्यू 1 गुणा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, तो 1 गुणा ये क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। अब दोस्तों बहुतों को डाउट होगा कि यार ये समीकरण हमारी सही है गलत है, चलिए दोस्तों इसको चेक करके बताता हूँ। देखो हमारे पास समीकरण क्या आ गई, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, द्विघात समीकरण ही आ गई। देखो दोस्तों हमारे पास यहाँ मूल हमारे 5 -2 होनी चाहिए। देखो दोस्तों यहाँ एक्स स्क्वायर गुणक है 1 है, 10 कम 10, यानी हमने 10 के ऐसे गुणनखंड करने, ऐसे 2 फैक्टर निकालने जिसको घटा के आना चाहिए दोस्तों हमारा, जिसको घटा के -3 आना चाहिए, आता है 5 दूनी 10, 5 में से 2 घटा के आता है 3 आता है। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2, ये चेक करने के लिए बता रहा हूँ, एक्स माइनस 10 बराबर 0, एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू एक्स 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 बराबर 0। अब देखो दोस्तों इन दोनों में कॉमन क्या है, हमारा एक्स कॉमन बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा हमारा एक्स माइनस 5, और यहाँ कॉमन क्या है +2 कॉमन है, यहाँ क्या बचा एक्स माइनस 2 पंजी 10 5। देखो दोस्तों तो दोनों में कॉमन क्या है, एक्स माइनस 5 दोनों में कॉमन है, तो एक्स माइनस 5 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा एक्स, यहाँ क्या बचा 2 बराबर 0। जब तुलना करेंगे दोस्तों एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 5 और दूसरी एक्स की वैल्यू -2। देखो दोस्तों सारी मूल ही 5 -2 यानी 5 -2, यानी दोस्तों हमारी द्विघात समीकरण क्या है, सही है। ये मैंने आपको चेक करना ही बता दिया, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न नंबर 5 हल कराऊंगा, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हमारे पास प्रश्न है दोस्तों साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री। दोस्तों आपको पहले मान याद रखना चाहिए, साइन 60 का मान क्या होता है
दोस्तों साइन 60 का मान होता है √3/2 इंटू कॉस 30 का मान कितना होता है दोस्तों, कॉस 30 का मान भी √3/2 होता है, प्लस कॉस 60 का मान क्या होता है दोस्तों 1/2 इंटू साइन 30 का मान क्या होता है दोस्तों 1/2। दोस्तों ये मान आपको याद होनी चाहिए। √3 इंटू √3 क्या होता है दोस्तों 3 होता है, बटे 2, 2 गुणा 2 क्या होता है 4, प्लस 1 गुणा 1 होता है 1 इंटू 2 गुणा 2 4 होता है। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों अगर हमारा बेस सेम हो ना तो ऊपर के जुड़ जाते हैं। बेस क्या हमारा 4 4 है, 4 नीचे उतार दिए तो ऊपर क्या जोड़ देंगे 3 + 1। देखो दोस्तों 3 में 1 जोड़ के क्या आता है दोस्तों 4, 4/4 क्या होता है 1, हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों बहुतों को डाउट होगा √3 इंटू √3 क्या होता है। देखो दोस्तों ये रूट का मतलब क्या होता है की घात 1/2 यानी 3 की घात 1/2 गुणा ये रूट का मतलब होता है ना दोस्तों की घात 1/2 यानी 3 की घात 1/2। ठीक हो गया। यदि हमारा आधार सेम है ना, आधार क्या हमारा 3 है, यहाँ भी 3 है, यदि आधार सेम हो तो घातें जुड़ जाती है, यानी आधार 3 है तो घातें क्या हो जाएंगी 1/2 प्लस 1/2। आधे में आधा जोड़ के क्या होता है दोस्तों 1 होता है, यानी 3 की घात 1 बराबर क्या हो जाएगा 3, इसलिए यहाँ पे 3 आया। ठीक है दोस्तों, ये डाउट मैंने आपको क्लियर करा दिया। चलिए दोस्तों अब हम प्रश्न नंबर 6 में चलते हैं। प्रश्न 6 हमारे पास है बिंदुओं 5, -6 और -1, -4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को y x के अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करता है, के का मान क्या कीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको आने चाहिए कि y x के निर्देशांक क्या होते हैं। दोस्तों y x के निर्देशांक क्या होता है, हमेशा x 0 का y वैसा देगा, यानी y x के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों हमारा 0, y होता है, ये आपको आना चाहिए। दोस्तों एक हमारे पास रेखाखंड है जिसमें दो बिंदु है a और b है। a की निर्देशांक है 5, -6 और b की निर्देशांक है -1, -4 और वो एक बिंदु यहाँ पे क्या हमारा ये c, एक बिंदु क्या हमारा c है, c है और हमको साफ साफ बोला है y एक्स पर नहीं, यानी इस रेखाखंड को जोड़ने वाली हमारा एक पॉइंट क्या है c है, जो क्या है y एक्स है, यानी y एक्स के निर्देशांक क्या होते हैं दोस्तों 0, y होते हैं और इन दोनों किस अनुपात में विभाजित कर रही है दोस्तों k अनुपात 1 में विभाजित कर रही है। अब हमने किसका मान निकालना है, इस k की वैल्यू हमने निकालनी है। दोस्तों कैसे निकालेंगे, दोस्तों हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन विभाजन सूत्र से करेंगे। दोस्तों आपको विभाजन सूत्र आना चाहिए, हाँ विभाजन सूत्र। दोस्तों क्या होता है विभाजन सूत्र, कैपिटल X बराबर क्या होता है m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। दोस्तों इस फॉर्मूले से बन जाएगा। देखो दोस्तों x की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, ये होता है कैपिटल X होता है, ये होता है कैपिटल Y। तो x की वैल्यू क्या दे देगी हमको 0 दे देगी, 0 लिख दो, x की जगह 0 हो गया। और m1 क्या है दोस्तों रेशियो है, देखो दोस्तों इसका m1 की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास k है और m2 की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास 1 है। ठीक है दोस्तों, यहाँ हो जाएगा m1 कितना है दोस्तों हमारा k इंटू x2 कितना है, इसे कहते हैं x1, ये x2 हो जाएगा -1 है, ठीक है, प्लस m2 1 है, m2 कितना है 1 है, 1 गुणा x1 कितना दोस्तों 5 है बट्टा m1 प्लस m2 यानी k+1। अब बस गुणा करेंगे दोस्तों, k+1 को 0 से गुणा करेंगे, 0 गुणा k+1 बराबर हो जाएगा k इंटू 1 कहता है, k इंटू -1 होता है -k प्लस 5 गुणा 1 5 हो जाएगा। देखो दोस्तों जीरो को हम किसी भी संख्या से गुणा करें ना हमेशा आंसर क्या आता है हमारा 0 आता है, 0 बराबर हो जाएगा -k + 5। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक यहाँ आ जाएगा हमारा एक माइनस की इक्वल किस साइड आएगा तो क्या होगा 0 -k का प्लस के हो जाएगा बराबर 5। 0 में कुछ भी जोड़ते वही चीज़ आती है हमारी k आ गई, 0 + k आ गई, k की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों हमारी 5। दोस्तों हमने k का मान निकाला था। दोस्तों कुछ टफ नहीं है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न नंबर 7 हल कराऊंगा। सिद्धि कीजिए sec a + tan a इंटू 1 - sin a बराबर cos a। दोस्तों हमने इसकी वैल्यू cos a लानी है या cos a को इसके बराबर प्रूव करो। दोस्तों मैं इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव कराऊंगा। चलिए दोस्तों अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों
हमारे पास प्रश्न है दोस्तों sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए बराबर cos ए। मैं दोस्तों लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड प्रूव करूंगा। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को बताएंगे sec a प्लस टेन ए इंटू वन माइनस साइन ए। दोस्तों हम ऐसे क्वेश्चन को हल कैसे करते हैं ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले ना दोस्तों हम ऐसे अभी और भी क्वेश्चन आएंगे अभी हमारे पास, तो हम कोशिश ये करेंगे कि साइन और कॉस में बदलें। यानी जैसे टेन को हम साइन अपन कॉस और सेक को कॉस या साइन में बदलने की हम कोशिश करेंगे। ये होता है इन क्वेश्चन को हल करने का एक तरीका। देखो दोस्तों सेकी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, आपको एक सेकी का फॉर्मूला आना चाहिए। सेकी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, वन अपन कॉस होता है। ये दोस्तों हमारी फॉर्मूला सेकी का फॉर्मूला होता है दोस्तों वन अपन कॉस है, बीच में प्लस लगाएंगे। और टेन का फॉर्मूला क्या होता है, साइन और कॉस के बदले में लिखना है। टेन का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, टेन का फॉर्मूला होता है हमारा साइन ए अपॉन कॉस ए। ठीक है दोस्तों, इसको लिखेंगे साइन ए अपॉन कॉस ए। दोस्तों यहाँ का काम तो हमारा हो गया। अब यहाँ क्या बचा हमारा, वन माइनस साइन ए। इसको नहीं बदलेंगे दोस्तों, ये खुद ही बदला है। ठीक है, अब देखो आगे, अब देखो इन दोनों कैसे हल करेंगे। देखो दोस्तों दो तरीके हैं, या आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो या डायरेक्ट करो। देखो दोस्तों यदि हमारा आधा सेम है ना, सॉरी आधा नहीं, अंश बटे हर, यदि हर हमारे सेम है ना तो ऊपर के क्या जुड़ जाते हैं। अंश क्या, अंश हमारा एक है और हर क्या है कॉस है, अंश साइन है, हर क्या है कॉस है। यदि हर हमारा सेम हो तो ऊपर के क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। हर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा कॉस है, ऊपर के जुड़ेंगे वन प्लस साइन है। डायरेक्ट हो गया दोस्तों, बिना एलसीएम लेने की, बिना एलसीएम लेने की हेल्प से, तो वन माइनस साइन है। ठीक है दोस्तों, आप देखो इसके बट्टे एक कर दो। अब क्या करेंगे दोस्तों, गुणा हो जाएगा ये। वन प्लस साइन ए को किससे गुणा करेंगे, वन माइनस साइन ए से कर दो दोस्तों। वन प्लस साइन ए, साइन ए गुणा क्या हो जाएगा, वन माइनस साइन ए अपॉन कॉस ए इंटू वन क्या होता है, कॉस ए होता है। दोस्तों यहाँ तक कोई परेशानी नहीं होती है आपको। अब देखो दोस्तों ये हो जाएगा पूरा हमारा, सॉरी वन हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा वन हो जाएगा ए और साइन हो जाएगा बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या दोस्तों, ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों हमारे पास, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोस्तों ये वाला सूत्र यहाँ पे लिखिएगा हमारा। ठीक है दोस्तों, ए स्क्वायर यानी वन इंटू वन क्या होगा, एक का स्क्वायर, और बीच में क्या लगेगा, माइनस लगेगा, एक का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, बी क्या हमारा साइन, यानी साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये अपॉन कॉस है। ठीक है, अब देखो दोस्तों एक का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है भाई, और साइन स्क्वायर ये हो जाएगा, साइन स्क्वायर ये होगा अपॉन कॉस है। ठीक है, अब आगे देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ये क्या होता है, तो दोस्तों आपको एक फॉर्मूला और पता होना चाहिए। वन माइनस साइन स्क्वायर ये का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। तो वन माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे दोस्तों हम, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह क्या रखेंगे दोस्तों हम, कॉस स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए। अब देखो इससे एक घात कट गई तो क्या बचा, कॉस ए। दोस्तों हमने क्या सिद्ध करना था, कॉस ए राइट हैंड साइड, यानी दोस्तों हमारा क्या हो गया, इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। दोस्तों हमारे पास दो फॉर्मूले याद होनी चाहिए। एक हमारे पास है ए प्लस बी इंटू ए माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एक फॉर्मूला है दोस्तों वन माइनस साइन स्क्वायर ए का क्या होता है, इसका फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए। दोस्तों हमारे यहाँ हमारे इस क्वेश्चन में दो फॉर्मूले की जरूरत हमको पड़ी। आए समझ दोस्तों, कुछ अपनी इजीली हो गया। अब दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न नंबर 8वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है, त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। हमको दे रखा है दोस्तों वृत्त की त्रिज्या क्या दे रखी है, 21 सेंटीमीटर, और थीटा दे रखा है 60 डिग्री। वृत्त की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों इसको फिगर से समझते हैं। एक हमारे पास क्या है, एक वृत्त है दोस्तों, ये वृत्त हो गया, एक इसका त्रिज्य खंड यानी ये हो गया हमारा एक त्रिज्य खंड, ये छोटा सा सेक्टर हो गया, जिसकी रेडियस क्या दे रखी हमको 21 दे रखी, और थीटा क्या दे रखा हमको 60 डिग्री दे रखा है। यानी दोस्तों हमने इस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है, वृत्त की त्रिज्य खंड का। तो दोस्तों आपको वृत्त की त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पता होना चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, दोस्तों इसका सूत्र होता है हमारे पास
थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। दोस्तों ये हमारा त्रिज्यखंडी निकालने का फॉर्मूला होता है, इक्वस टू थीटा कितना दोस्तों हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री बट्टे 360 हो जाएगा, गुणा पाई का मान क्या रखना है दोस्तों, ये हमसे क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है, पाई का मान रखो तुम 22/7 रख रहे हैं, यानी पाई का मान क्या हो गया दोस्तों 22/7 गुणा आर क्या दोस्तों 21 सेंटीमीटर दे दी हमको, आर दे दी हमको 21 सेंटीमीटर, आर के स्क्वायर यानी 21 गुणा 21, यानी आर को 2 बार लिखना है। अब हल करो दोस्तों, ये 0 से 0 कट गया, 6 6 36 यानी 6 कम 6 6 6 36 हो गया, और 7 3 21 हो जाएगा, 3 दूनी 6 ये कट गया, 2 11 22। दोस्तों हमारे पास क्या बच गया 11 और 21 बच गया, 11 गुणा 21। इसको हल करो दोस्तों, 11 कम 11 की 1 हासिल 1, 11 दूनी 22 और 1 23, यानी 21 कम 21 की 1 हासिल 2, 21 कम 21 2 23, यानी क्षेत्रफल किसमें होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। चलिए दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 9वां हल कराऊंगा। यदि PE बराबर 0.05 है तो E नहीं की प्रायिकता क्या होगी। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों हमें दे रखा है P किसी घटना की होने की प्रायिकता दे रखी है 0.05 और नहीं होने की निकालनी है, यानी हमने E नहीं निकालना है। दोस्तों आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, किसी घटना की होने की प्रायिकता यानी PE प्लस किसी घटना की ना होने की प्रायिकता PE नहीं का योग क्या होता है 1 होता है। हमको PE दे रखा है कितना दोस्तों 0.05 दे रखा है, मतलब हमने PE नहीं निकालना है, तो ये हमने निकालना है, इसकी वैल्यू 1 होती है। देखो दोस्तों PE नहीं इक्वल हो जाएगा 1.05 इक्वल के शेयर आएगा तो क्या होगा -0.05। दोस्तों देखो इसको घटाना मैं आपको बताता हूँ, हमने क्या घटाना 1 में से 0.05 घटाना 0.05 हमने घटाना। देखो दोस्तों 10 में यहाँ एक हासिल यहाँ आता है, 10 में से 5 घटाया क्या होगा दोस्तों 5, यहाँ क्या बचेगा 9, 9 में से 0 घटाए 9, यानी 0.95 आ गया हमारा, 0.95 हमारा आंसर होगा। चलिए दोस्तों अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 10 हल कराऊंगा। यदि HCF 306, 314 बराबर 18 तो LCM ऑफ 306, 13 14 इन 314 ज्ञात कीजिए। दोस्तों ये हमको दे रखा है, इसकी वैल्यू हमने ज्ञात करनी है। दोस्तों इसको हल करने से पहले आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, HCF ऑफ A, B गुणा LCM ऑफ A, B का वैल्यू क्या होती है हमारी A गुणा B के बराबर होती है। दोस्तों हम इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हल करेंगे। चलिए दोस्तों हल करते हैं। HCF A की वैल्यू कितनी दे रखी 306, B की वैल्यू कितनी दे रखी 1314, LCM A की वैल्यू क्या है 306 और B की वैल्यू क्या है 1314 बराबर क्या है, A की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों हमारी इस फॉर्मूले में लिख दिया 306 गुणा B की वैल्यू क्या है 1314, ये 13 14। अब देखो दोस्तों हमको दे क्या दे रखा है HCF ऑफ 306, 13 14 की वैल्यू 18 देगी, यानी इसकी वैल्यू हमको क्या दे रही है 18 दे रही है, इस पूरी की वैल्यू दोस्तों हमको क्या दे रही है 18 दे रही है, ठीक हो गया, गुणा इसकी वैल्यू हमने निकालनी यानी LCM ऑफ 306 इंटू 1314 इक्वल हो जाएगा 306 गुणा 1314। ये देखो दोस्तों अब इसको हल करते हैं, हमने ये निकालना है, ये गुणा है यहाँ के क्या होगा बट्टा हो जाएगा, यानी LCM ऑफ 306, 1314 बराबर हो जाएगा 306 गुणा 1314, ये गुणा में है तो यहाँ के क्या हो जाएगा बट्टा हो जाएगा। दोस्तों इसकी वैल्यू हमने निकाली। चलिए दोस्तों इसको हल करना बताता हूँ मैं आपको। देखो किससे कट रहा है 6 से कटे, हाँ 6 3 18, 6 5 30 और 6 कम 6 यानी 17 3 51, यानी 3 गुणा 17, 3 कम 3 17, 3 गुणा 17 51 होता है, 17 3 51। तो क्या बचा दोस्तों हमारा ऊपर बचा 17 गुणा 1314 बट्टी 1, तो क्या हो गया हमारा 17 गुणा 1314। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब मैं इसको गुणा करके दिखाता हूँ आंसर कितना आएगा। हमारे पास क्या है 1314 को किसी गणना करना है 17 से गुणा करना, डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लॉन्ग मेथड से भी कर सकते हो। 7 से को 28 की 8 हासिल कर दो, 7 कम 7 2 9,
7 21 की 1 आंसर लोगे 2, 7 एकम 7 2 9, ठीक हो गया। एक गुणा लगाएंगे अब 1 चौको 4, 1 एकम 1, 1 तिया 3, 1 एकम 1, तो ये 8 हो गया। 9 1 10, 9 4 13 हो गया। 13 की 3 आंसर लोगे 1, 1 1 2, 1 3 हो गया। और 9 3 कितना होता है 12, 12 की 2 आंसर लोगे 1, ये 2 गया। कितना आ गया दोस्तों हमारा 22 22 3 3 8, ही हो जाएगा दोस्तों हमारा फाइनल आंसर। तो डायरेक्ट भी आप गुणा कर सकते हैं। आपको 17 का टेबल आना चाहिए। आपको प्रश्न 11 हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, दर्शाइए कि 3√2 एक अवर्ग संख्या है। यानी सिद्ध करना है हमको 3√2 एक अवर्ग संख्या है। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम 3√2 को एक परिमेय संख्या मानेंगे। पहले इसका उल्टा मानेंगे, फिर लास्ट में इसको परिमेय सिद्ध करेंगे, ठीक है। चलिए माना 3√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जहां P एवं Q क्या होंगे, दो पूर्णांक होंगे। जहां P एवं Q दो पूर्णांक है, लेकिन दोस्तों हमारा Q नॉट इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। और इनका किनका P एवं Q और इनका सार्वगुणनखंड क्या होगा दोस्तों 1, ठीक है दोस्तों। हमने क्या माना दोस्तों 3√2 को हमने एक परिमेय संख्या माना। दोस्तों परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे हम P/Q के रूप में लिखते हैं। यानी 3√2 को हमने क्या मान रखा है दोस्तों परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं P/Q, ठीक है दोस्तों। अब देखो क्या करेंगे दोस्तों, हम ना √2 इसको अलग रखेंगे और इसको इस साइड लाएंगे। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों P/Q का पूरा बट्टे गुणा है ना, ये नीचे आ जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो √2 बराबर क्या हो जाएगा, जब बट्टा हटता है तो गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा हमारा P/Q गुणा 1/3 हो जाएगा। यानी क्या हो जाएगा हमारा P/3Q हो जाएगा। हमारे क्या आ गया दोस्तों √2 बराबर क्या हो गया दोस्तों हमारा P/3Q आ गया। दोस्तों यहां तक कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए आपको। अब देखो दोस्तों इसको मान लेते हैं समीकरण 1। दोस्तों आपको एक चीज पता है, ये क्या हमारी √2 अपरिमेय संख्या है। P/Q को क्या मान रखा था हमने परिमेय मान रखा था। और 1/3 यानी 1/3 ये भी क्या होगी दोस्तों हमारी परिमेय। यानी दोस्तों ये पूरा ओवरऑल क्या आ गया हमारी, पूरा क्या आ गया दोस्तों हमारा परिमेय संख्या आ गई, ठीक है दोस्तों। P/Q हमने परिमेय संख्या मान रखी है और 1/3 क्या है परिमेय है। यानी परिमेय को परिमेय से गुणा करेंगे ना, यानी परिमेय गुणा परिमेय क्या होता है हमेशा परिमेय आता है। यानी ओवरऑल क्या हो गया दोनों परिमेय संख्या होगी। यहाँ देखो दोस्तों यहाँ हो रहा क्या है एक्चुअल में, यहाँ अपरिमेय संख्या किसके बराबर आ रही है परिमेय संख्या के बराबर आ रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है, नहीं दोस्तों ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अपरिमेय संख्या हमेशा अपरिमेय संख्या के बराबर होती है और परिमेय संख्या परिमेय के बराबर होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं हो सकती। ये दोस्तों इम्पॉसिबल है। सिंस देखो दोस्तों समीकरण 1 में, सिंस समीकरण 1 में क्या है दोस्तों अपरिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर है। Therefore ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। अतः जो अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होगी किसके परिमेय संख्या 3/Q। अतः फाइनल आंसर लिख दो दोस्तों। अतः हमारी कल्पना गलत है। हमारी कल्पना गलत है।
इसलिए 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर, प्रूव्ड हो जाएगा ये प्रूव कर दो। ठीक है दोस्तों, ये मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 12वां हल करके बताऊंगा। प्रश्न हमारे पास है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाजित है, यानी 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। चलिए दोस्तों इसको करते हैं। देखो दोस्तों 3 अंकों की, देखो दोस्तों 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है हमारी, 100 होती है। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है हमारी, 999। देखो दोस्तों क्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाजित है, यानी 7 का भाग जाता है, 7 का भाग जाता है, पूरी बार नहीं जाता है। फिर किसमें करेंगे, 101 में करेंगे, इसमें भी 7 का भाग नहीं जाता है। फिर हमारा 102 में, इसमें भी 7 कम, इसमें भी नहीं जाता है। फिर 103 में भी नहीं जाता है। फिर 104, 105 में 7 का भाग जाता है। चेक करो दोस्तों, 105 में 7 का भाग दो, 7 कम 7, ये हो जाएगा 3, 7 पंचे 35, यानी 15 बार जाता है, यानी पहला अंक क्या हो जाएगा हमारा 105 हो जाएगा। अब लास्ट देखो दोस्तों, पहला नंबर क्या गया 105, लास्ट देखो 999। दोस्तों 999 7 से विभाजित होता है, देखो पूरी बार जाता है, नहीं जाता है, तो इससे भी नहीं जाएगा। 998 में भी नहीं जाएगा, 998 में भी नहीं जाएगा, और 997 में भी नहीं जाएगा। सीधे दोस्तों 994 में देखो, चेक करो 7 का भाग, ये हो जाएगा 7 एकम 7, कितना बचा, घटाए कितना 2 या 29, 7 चौको 28, 1 4 होता रहा है 14, 7 भी 14, यानी 142 बार जा रहा है। यानी दोस्तों सबसे छोटा अंक क्या हो जाएगा, तीन अंक का जो 7 से पूरी तरह विभाजित है 105, और लास्ट हो जाएगा 994। अब हमने 7 से यानी 7 जोड़ते जाए, यानी 105 में 7 जोड़ा कितना होता है 112, 112 में 7 जोड़ा 119 होता है, और लास्ट वाला नंबर क्या हो गया हमारा 994। कितनी संख्याएं 7 से विभाजित हुई हमने निकाला है। दोस्तों हमको A1 यानी A कितना दे देगा, A1 और A बराबर होता है दोस्तों हमारा 105 दे देगा है। और D यानी सार्वंतर का फॉर्मूला क्या होता है, A2 माइनस A1, ये होता है दोस्तों A1, ये होता है हमारा A2 माइनस A1। A2 कितना है दोस्तों 112 माइनस 105, दोस्तों हमेशा कितना आएगा 7 ही आएगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस कितना है 7 है। और लास्ट पद क्या दे देगा हमको, AN दे देगा कितना है दोस्तों, AN दे देगा हमको 994। तो हमने दोस्तों कितने पद है यानी n निकालना। दोस्तों हमने n कैसे निकालते हैं, एक फॉर्मूला हमारे पास होता है दोस्तों जो आपको पता होना चाहिए। सिंस AN इक्वल टू क्या होता है हमारा A प्लस n माइनस 1 गुणा D होता है। दोस्तों इस सूत्र से हम निकालेंगे, AN की वैल्यू देखिए 994, ठीक हो गया, बराबर A कितना दे देगा हमको, A देखो A1 या A एक ही होता है दोस्तों, 105 दे देगा, 105 ही हो गया, प्लस n माइनस 1, n निकालना है n माइनस 1 इंटू D कितना दे देगा 7 दे देगा, 7 हो गया। अब इसको हल करो दोस्तों, 994 बराबर हो जाएगा 105 प्लस, फिर बाद में कर ले साथ ही, क्या 7 से गुणा करें, नहीं 7 बाद में करेंगे, n माइनस 1 गुणा 7। अब क्या करेंगे दोस्तों, ये 105 इक्वल के इस साइड है, तो यहाँ की क्या होगा माइनस 994 माइनस 105 बराबर हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 994 में से 105 घटा कितना होता है दोस्तों, ये होगा 889 होगा, हाँ 889 होगा, बराबर हो जाएगा हमारा n माइनस 1 गुणा 7 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे ना दोस्तों, हम ये गुणा 7 है यहाँ नीचे, इक्वल की साइड आएगा तो बट्टा हो जाएगा, यानी 889 बट्टी 7 हो जाएगा, बराबर n माइनस 1। अब काटो दोस्तों, 7 एकम 7 कितना बचा यहाँ 1, 7 दूनी 14 कितना बचा 4, 7 सत्ता 49, यानी 127, यानी 127 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1। तो माइनस 1 इक्वल की साइड आएगा तो क्या होगा दोस्तों प्लस 1, 127 प्लस 1 बराबर n, तो 128 बराबर n। इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या आ गई दोस्तों 128, ये हो जाएगा दोस्तों हमारा, यानी 128 संख्या होंगी जो 7 से जल्दी विभाजित होंगे। दोस्तों n की वैल्यू आएगी 128। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 13वां हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, ABCD एक समलंब है जिसमें AB पैरेलल DC है तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दर्शाइए कि AO बट्टे BO इक्वल टू CO बट्टे DO। दोस्तों सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि समलंब होता क्या है, यानी ट्रेपेजियम होता क्या है। देखो दोस्तों समलंब में जो इसके
आमने सामने की साइड क्या होंगी, पैरेलल होनी चाहिए, और दो शेष बची साइड है वो नॉन पैरेलल होनी चाहिए। यानी दो हमारी पैरेलल होनी चाहिए साइड, और शेष यानी शेष दो बची साइडें हमारी पैरेलल नहीं होनी चाहिए, यानी नॉन पैरेलल होनी चाहिए। उन्हें हम कहते हैं समलंब कहते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। आइए समझें दोस्तों, हमको क्या दे रखा है दोस्तों, एक ए बी सी डी एक समलंब है। आपको पता चल गया ना समलंब होता क्या है, जिसमें ए बी किसके पैरेलल है, डी सी, लेकिन ए डी पैरेलल बी सी के नहीं होगा, ठीक हो गया, तभी ट्रेपेजियम बनता है। हमने क्या दर्शाना है, ए ओ बट्टे बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। देखो दोस्तों, हम इसमें एक रचना करेंगे दोस्तों, इसमें हम रचना करेंगे। रचना में हम इस वाली पॉइंट को आपस में मिला देंगे, इन दोनों को बिंदु को आपस में मिला दिया। इनको मैंने, इसको इस पॉइंट को बोल दिया मैंने ई, इसको बोल दिया ओ। रचना के करी दोस्तों हमने ई ओ को आपस में मिलाया, तो रचना के करी हमने मीट ओ, मीट ई ओ, यानी ई ओ को मिलाने पर जैसे दोस्तों हम ई ओ को मिलाएंगे ना दोस्तों, जो ई ओ होगा ना वो किसके पैरेलल होगा, किसके समांतर होगा, ए बी के, और ए बी किसके समांतर होगा, डी सी के। यानी दोस्तों ये तीनों आपस में समांतर होंगे, ये इसके समांतर होगा और ये इसके होगा। आए समझ दोस्तों, हमने सीधे क्या करना है, यानी सो क्या करना हमने, ए ओ अपन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपन डी ओ। चलिए दोस्तों इसको हल करते हैं, इसके प्रूफ में चलते हैं। प्रूफ देखो दोस्तों, ए ओ अपन बी ओ, ए ओ अपन बी ओ, यानी दोस्तों हमने ये वाला त्रिभुज लेना पड़ेगा इसमें, यानी इस वाले त्रिभुज में जाएंगे हम, एक इसमें आ रहा है ना दोस्तों ये, यानी हम किसमें जाएंगे, त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ए, इसमें ना ए डी बी में, किसमें जाएंगे दोस्तों, ए डी बी में, त्रिभुज ए डी बी में, यानी हमने दोस्तों चले गए ए डी बी त्रिभुज में चले गए। यहाँ देखो दोस्तों, आपको थेल्स प्रमेय आनी चाहिए दोस्तों, यहाँ थेल्स प्रमेय का यूज करेंगे, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय या बीपीटी थ्योरम। दोस्तों इस वाले त्रिभुज में हम बीपीटी थ्योरम का यूज करेंगे। देखो दोस्तों, बीपीटी थ्योरम क्या होती है दोस्तों, एक हमारा त्रिभुज होना चाहिए और एक लाइन उस रेखा के हमारी क्या समांतर होनी चाहिए, जो उसकी साइड का रेशियो होगा वही उसके दूसरी साइड का भी रेशियो होगा, ये होता है हमारा थेल्स थ्योरम। ठीक है दोस्तों, अब देखो दोस्तों, ए ई अपॉन ई डी, तो थेल्स प्रमेय से क्या होगा दोस्तों, ए ई अपॉन ई डी किसके बराबर होगा दोस्तों, हमारा होगा बी ओ बराबर बी ओ बट्टे डी ओ, यानी क्या बचेगा हमारा बी ओ बट्टे डी ओ। ये किससे हुआ दोस्तों, हमारा थेल्स थ्योरम से, इस थ्योरम से हुआ, इसको मान लो समीकरण एक। अब इसी तरह हम दूसरे त्रिभुज में जाएंगे, किसमें, एडीसी में, यानी इस वाली पूरी इस त्रिभुज में जाएंगे हम, इस वाली में जाएंगे हम, एक इस ट्रायंगल से बता देता हूँ अलग अलग, इन दोस्तों हम इस वाले त्रिभुज में गए, ठीक है, हम किसमें जाएंगे, त्रिभुज क्या भाई ये ईडीसी, ईडीसी में दोस्तों, इसमें भी हम सॉरी ए जे आपको लिखना भूल गया था मैं, त्रिभुज एडीबी में, एडीबी में क्या हमारा ई ओ किसके समांतर है, ई बी के। अब यहां देखो दोस्तों, एडीसी में एडी यानी डीसी किसके पैरेलल है, हमारे ई ओ के, ई ओ के। दोस्तों यहाँ भी थेल्स थ्योरम लगी हमारे यहाँ, ये बन गई त्रिभुज, एक त्रिभुज हमारा ये बन गया, इसमें एक ई ओ किसके समांतर है, डीसी के, यानी ई ओ किसके समांतर है, डीसी के। ठीक है, अब यहाँ थेल्स थ्योरम को लगाएंगे, प्रयोग करेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बट्टे ई डी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ए ओ बट्टे सी ओ, ए ओ बट्टे सी ओ, ए ओ बट्टे सी ओ। कैसे हुआ दोस्तों, ये थेल्स थ्योरम से हुआ, थेल्स प्रमेय से। इसको मान लो दोस्तों समीकरण 2,
अब देखो दोस्तों आगे एक पेज निकालते हैं। दोस्तों हमने दो समीकरण निकाल दिए यहाँ, समीकरण 1 और समीकरण 2। अब जाएंगे हम समीकरण 1 और 2 से। हाँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, अब देखो समीकरण 1 क्या हमारी, समीकरण 1 है हमारी ए बट्टी ई डी बराबर क्या है, बी ओ बट्टी टी ओ। ये समीकरण 1 होगी, अच्छे से लिख देता हूँ। और दूसरी समीकरण दे देखिए ई बट्टी ई डी बराबर क्या है, ए ओ बट्टी सी ओ। दोस्तों ये हो जाएगी समीकरण 2। यहाँ देखो दोस्तों समीकरण 1 तथा 2 में ए ई बट्टी ई डी इक्वल टू बी ओ अपॉन डी ओ, ए ई बट्टी ई डी बराबर ए ओ अपॉन सी ओ। समीकरण 1 और 2 में क्या है दोस्तों, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है। दोस्तों जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर होता है ना, राइट हैंड साइड ऑटोमेटिकली बराबर हो जाता है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से बी ओ बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बी ओ अपॉन डी ओ बराबर हो जाएगा ए ओ अपॉन सी ओ। ये हो जाएगा दोस्तों कैसे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, या लिखो समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है दोस्तों, आप देखो आगे हमने सिद्धि क्या करना है दोस्तों, पेपर में देखो हमने सिद्धि करना है ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ और सी ओ अपॉन डी ओ, सी ओ अपॉन डी ओ। देखो दोस्तों अब इंटरचेंज करेंगे दोस्तों। पहले क्या चाहिए हमको, ए ओ अपॉन बी ओ, यानी ए ओ अपॉन बी ओ चाहिए, यानी इस बी ओ को नीचे लाएंगे, यानी इंटरचेंज कर देंगे दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, ए ओ ये बट्टे नीचे आ जाएगा बी ओ, बी ओ यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है दोस्तों हमारा, ये सी ओ ऊपर चल जाएगा, सी ओ बट्टे डी ओ। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा प्रूफ। दोस्तों हमने इंटरचेंज करा, हमने वैल्यू को पुट करा ऊपर नीचे अलग कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों अब मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 13 का और पार्ट करेंगे, इसका अथवा पार्ट हल करेंगे। प्रश्न हमारे पास है दोस्तों, दी गई आकृति में डी ई पैरेलल है बी सी और ए डी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हमारे पास ये फिगर है ए बी सी, जिसमें एक डी ई क्या है, ए रेखा डी ई जो समांतर इसके बी सी के, ए की वैल्यू देखिए 1.8 और सी ई या ई सी की वैल्यू देखिए 5.4 सेंटीमीटर और डी बी की वैल्यू देखिए 7.2 सेंटीमीटर। हमने निकाला है, ए डी की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन है। दोस्तों आपको थेस प्रमेय पता होनी चाहिए। थेस प्रमेय होती क्या है दोस्तों, थेस प्रमेय क्या होती है, एक हमारे पास ट्रायंगल होगा जो उसमें एक लाइन होगी जो दूसरे लाइन की क्या होगी, पैरेलल होगी, यानी इसकी पैरेलल होगी। और जो रेशियो ए डी, जो रेशियो यहाँ का होगा, रेशियो यहाँ का होगा, यानी ए डी बट्टी डी बी बराबर क्या होगा, ए बट्टी ई सी या सी होगा। यानी थेस प्रमेय का यूज कर दिया, थेस प्रमेय से, थेस प्रमेय से क्या होती है दोस्तों, थेस प्रमेय ए डी अपॉन बी डी या डी बी बात एक होती है और ए अपॉन सी। अब रखो दोस्तों सबकी वैल्यू को, ए डी की वैल्यू हमने निकालनी, ए डी की जगह क्वेश्चन रखो, ए डी को वैसे रखो। और बी डी की वैल्यू क्या दे रखी है हमको, 7.2 दे रखी है बराबर, ए की नहीं दे रखी है 1.8 दे रखी है, और ए सी या बी सी ई की ना दे रखा हमको 5.4 दे रखा है। तो ए डी की वैल्यू किसने निकली, ए डी बराबर हो जाएगा 1.8 अपॉन 5.4 इंटू क्या होगा 7.2, ये गुणा ऊपर यहाँ आ जाएगा। अब देखो दोस्तों आपको टेबल आना चाहिए, इस पॉइंट से पॉइंट हटा दो, या 18 कम 18 18 54। ठीक है दोस्तों, तो क्या आ गया दोस्तों हमारा सीधे 72, 7.2 अपॉन 3 आ गया। मैंने क्या करा दोस्तों, यहाँ और यहाँ 10 से गुणा करा, तो 1.8 गुणा 10 18 हो जाएगा, 5.4 गुणा 10 हो गया 54 हो गया, यानी 18/54 क्या होगा, 18 कम 18 18 54, इन 3 आ गए। 7.3 ऊपर था, 7.3 इंटू 1 कितना होता है, 7.2 होता है, 7.2 इंटू 1 होता है 7.2, बट्टे क्या आ गया 3 आ गया। अब देखो दोस्तों, अब इसको भाग दो सीधे, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 1 3 चौको 12, यानी 2.4 आ गया। ए डी की लंबाई क्या आ गई हमारी 2.4 ये सेंटीमीटर आ गया।
दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब मैं आपको प्रश्न 14 हल कराऊंगा। प्रश्न हमारे पास है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली A रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 13 सेंटीमीटर, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमारे पास क्या है, एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त हो गया, यानी एक हमने वृत्त बना दिया, उसकी त्रिज्या क्या हमारी ये 5 सेंटीमीटर हो गई। ठीक हो गया। फिर क्या बोल रहा है, एक वृत्त के बिंदु P पर एक स्पर्श रेखा PQ, यानी इसमें एक हमारा स्पर्श बिंदु क्या हमारा P है, जो स्पर्श रेखा है। ठीक होगी। PQ स्पर्श रेखा PQ केंद्र ओर से जाने वाली रेखा से बिंदु Q की दूरी पर है, यानी ये यहां से कितनी दूरी पर, बिंदु Q की दूरी पर है। दोस्तों जो स्पर्श रेखा है हमारी PQ, वो केंद्र से जाने वाली रेखा से इस प्रकार मिलती है, यानी 13 सेंटीमीटर। दोस्तों ये क्वेश्चन मैं अच्छे से समझाता हूँ। एक वृत्त है जिसमें एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त में 5 सेंटीमीटर त्रिज्या है, उसमें वृत्त में एक स्पर्श बिंदु क्या हमारी P है, वो स्पर्श रेखा खींचनी क्या हो जाएगी, वो PQ हो जाएगी। और कह रहा है ना, केंद्र से एक हमारी रेखा जाती है जो 13 सेंटीमीटर की है, तो हमें किसकी लंबाई ज्ञात करनी है, हमने PQ की लंबाई ज्ञात करनी है। दोस्तों कैसे निकालोगे, देखो दोस्तों ये हो गया हमारा एक समकोण त्रिभुज बन गया, नहीं ये हमेशा 90 डिग्री का कोण, समकोण त्रिभुज बन गया। हमको कर्ण दे रखा है ये, और हमारे पास आधार है, तो लंबा कैसे निकालेंगे ये आपको पता होना चाहिए। कैसे निकालेंगे दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो दोस्तों, इन त्रिभुज QPO में या देखो त्रिभुज QPO में किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। पाइथागोरस प्रमेय से अगर हमारे पास दो साइड दे रखी है, तीसरी साइड निकालने का हम पाइथागोरस प्रमेय का यूज करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, कर्ण का किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शीर्ष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा OQ का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, OP का वर्ग प्लस PQ का वर्ग। ठीक है दोस्तों। अब देखो OQ कितना दे रखा हमको, OQ 13, यानी 13 का वर्ग बराबर OP कितना है दोस्तों, OP ये 5, यानी 5 का वर्ग प्लस PQ क्या हमने निकालना है, PQ का वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 13 का वर्ग होता है 169 होता है, और 5 का वर्ग होता है 25 प्लस PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। 169 माइनस 25 बराबर हो जाएगा PQ का वर्ग। ये प्लस 25 कुल किससे आएगा, तो माइनस 25 हो जाएगा। 169 में से 25 बढ़ाएंगे क्या आएगा दोस्तों, 144 आएगा, यानी PQ का वर्ग। इसका इक्वल किस तरह आएगा, तो क्या होगा, अंडर 144 बराबर PQ। दोस्तों इसकी वैल्यू क्या होती है, 12 बराबर PQ। दोस्तों इसलिए हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए PQ की लंबाई क्या हो जाएगी हमारी 12 सेंटीमीटर। दोस्तों ये हो जाएगा हमारा आंसर।